अखाड़ा में आज सबसे पहले अपने विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। इस बार उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मुगलों के राज की तारीफ कर डाली। 14 नवंबर को नेहरू जयंती पर हुए कार्यक्रम के दौरान मणिशंकर अय्यर ने मुगल शासन में हुए अत्याचारों की बातों का खंडन किया। मणिशंकर अय्यर ने यह दावा किया कि मुगलों ने कभी देश में धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ 80% लोगों की परवाह है। चंद लोग हैं हमारे बीच में जो आज के दिन सत्ता में हैं, जिनका कहना है कि नहीं, 80% भारतीय जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं वही हैं असली भारतीय, और बाकी जो लोग हैं वो गैर भारतीय हैं और हमारे देश में वो रह रहे हैं तो बस मेहमान बनकर वो रह रहे हैं, और जब भी हम चाहें हम उनको निकाल देंगे इस देश से। और उनका बस एक कर्तव्य बनता है कि जो पथ पर हम निकले हुए हैं उसी पथ पर वो भी निकले। इस जो भारत की विविधता है वो शायद जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा और किसी ने नहीं समझा। आपने एक फिरके को छोड़ दिया, दूसरे को ही आपने अहमियत दी, तो तब भारत अटूट नहीं रहेगा, उसका एक हिस्सा चला जाएगा। अब मणिशंकर अय्यर ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। मुसलमानों की जनसंख्या को लेकर अपने बयान के समर्थन में वे तर्क पेश करते हुए उन्होंने बाकायदा तथ्य भी पेश किए। उन्होंने दावा किया कि 667 साल तक दिल्ली के सिंहासन पर मुसलमान शासक बैठे रहे, लेकिन कभी मुसलमानों की जनसंख्या 24% से ज्यादा नहीं हुई। उत्तर में अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और हिंदुओं का 72% का था। और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए कि 72% मुसलमान होने चाहिए और 24% हिंदू होने चाहिए। लेकिन असलियत क्या था कि इतने ही थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता, और रोहित चहल बीजेपी से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास मैं पहले जाना चाहूंगा। आचार्य जी नमस्ते, प्रणाम। इस 80-20 फॉर्मूले से आप सहमत हैं? देखिए आनंद जी, मुझे नहीं पता कौन सा फॉर्मूला कौन दे रहा है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। और सनातन धर्म दुनिया का एक ऐसा धर्म है जो उदारता सिखाता है, करुणा सिखाता है, क्षमा, दया, शील, तपस्या, त्याग, साधना, सद्भावना, इसकी शिक्षा देता है। विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता है, वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आत्मसात करता है। तो जो सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, क्षमा, दया, शील, करुणा की बात करता है, हमारा आधार ही वो है, प्रेम की बात करता है। उससे बड़ा विश्व में कोई उच्च कोटि का धर्म नहीं हो सकता। मुझे अपने धर्म पर गर्व है, फख्र है, पहली बात। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म सनातन धर्म में हुआ। दूसरा मेरा सौभाग्य है कि भारत की संत परंपरा से जुड़ा। तीसरा मेरा सौभाग्य है कि भारत के अंदर भगवान विष्णु का 10वां अवतार जहां होगा
श्री कल्कि नारायण के रूप में उस कल्कि पीठ का मुझे कल्कि पीठाधीश्वर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ भारत के संतों के द्वारा मुझे इसका दायित्व सौंपा गया जी। अब सवाल है राजनीति का। मैं जहां तक मानता हूं कि मुगलों की तारीफ करना एक अलग विषय हो सकता है। मुगलिया सल्तनत जो भारत में रही उसमें भी अच्छे बादशाह रहे जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटने की बजाय हिंदुस्तान में कुछ अच्छे काम किए। मगर मुगलों को हम अपना आइडियल माने, मुगलों को हम ये कहें कि वो हमलावर नहीं थे, वो लुटेरे नहीं थे, वो आक्रांता नहीं थे, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। चाहे हमारे देश पे आक्रमण मुगलों ने किया हो, अफगानों ने किया हो, हुडों ने किया हो या अंग्रेजों ने किया हो, हम उन्हें अपने देश का हितैषी नहीं मान सकते। तो अगर कांग्रेस का कोई नेता कहता है जी तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का ये विचार होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजी महात्मा गांधी से नहीं मिलती। तो लेकिन प्रमोद कृष्णम जी कुछ तो करना चाहिए ना, क्योंकि अपने आप को कांग्रेस का नेता बताकर जवाहरलाल नेहरू जी के जो जन्मतिथि है उसके सेलिब्रेशन पर कोई कांग्रेस का अपने आप को नेता बताते हुए ये कहता है कि देखिए मुगलों ने इस देश के लिए अच्छा किया, इस बात को दरकिनार कर दिया कि आज भी काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग जो है एक मस्जिद के नीचे है और उस मस्जिद को जबरन वहां पर बनवाने वाला भी एक मुगल सम्राट ही था। देखिए आनंद जी, मैं बहुत साफ तौर से ये बात आपके समक्ष रख रहा हूं। आप देश के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और आपका चैनल बड़ा चैनल है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विचार रखने का स्वतंत्रता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे बहुत से नेता हैं जब जो बोलते हैं उससे कांग्रेस पार्टी संकट में आती है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के विरोधी पार्टी के रूप में सिद्ध हो जाए, जबकि कांग्रेस तो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पे चलने वाली पार्टी है, जो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। मुझे बताएं, कांग्रेस पार्टी अगर हिंदू विरोधी पार्टी होती तो भारत की संसद पर, सुप्रीम कोर्ट पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म भारत का धर्म है जी। भारत के जनमानस में राम बसते हैं जी। लेकिन यहाँ पर जब मुगल आए, यहाँ पर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने अपने तरीके से इस देश पे शासन किया जी। मुगलों ने जो काम किया, मैं उसका हर एक काम का विरोध नहीं करता, लेकिन जो कन्वर्जन हुआ वो भी तो एक इतिहास है जी। तो अगर उस पर हम आंख बंद कर लें, हम अगर ये कहें कि मुगलों ने सब काम अच्छे किए और हिंदुओं ने सब काम गलत किए, तो मैं इस राय से सहमत नहीं हूं। भारत की जो आत्मा है वो तो भगवान राम है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती। जी देखिए, इतिहास पर पर्दा फेरने वाले जो ये कांग्रेस के नेता, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना प्रमोद कृष्णम जी, क्योंकि कांग्रेस को तो आजादी से पहले हर कोई हिंदू पार्टी मानता था। अब इसी के अंदर नेता जो हैं वो अपने आप को हिंदू विरोधी पेश कर रहे हैं। अब तीर्थ यात्रा जो कर था, इसको तो अकबर के राज तक इसको वसूल किया जाता था। अब क्या इसको भूल जाया जाए कि जो हिंदू होता था उसे कर देना पड़ता था तीर्थ यात्रा करने के लिए? तो क्या मणिशंकर अय्यर जी जैसे लोग इसको भूल गए? और अगर वो इसको गलत प्रस्तुत कर रहे हैं तो फिर इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? इनको चुप क्यों नहीं कराया जाता? इनको क्यों नहीं बताया जाता कि जाएं अपना इतिहास पढ़ें? प्रमोद कृष्णन, देखिए दो बातें हैं। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी रूह जो है वो पाकिस्तान में बसती है। कुछ लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। कांग्रेस नेतृत्व नहीं चाहता कि वो बोलें, लेकिन फिर भी बोलते हैं। अब इसमें कांग्रेस पार्टी क्या करे? कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंदुओं की पार्टी नहीं रही, कभी भी मुसलमानों की सिर्फ पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ हिंदुओं की पार्टी रही कभी भी, ना मुसलमानों की पार्टी। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तानियों की पार्टी रही है। देश की आजादी में भी कांग्रेस की भूमिका थी, हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर चलते थे। मगर मैं बीजेपी ये चाहती है
मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, बीजेपी जो चाहती है वही काम कांग्रेस के कुछ नेता कर रहे हैं। बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए और भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी सिद्ध हो जाए जो हिंदुओं की पार्टी सिद्ध हो जाए, तो इस देश में फिर मुद्दे खत्म हो जाए। तो फिर तो अब तो जरूरी है कि जो फसाद की जड़ है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, उनको कांग्रेस पार्टी से हटा दिया जाए, उनको कह दिया जाए कि ये भाई कांग्रेस पार्टी के नहीं है, आपको निष्कासित किया जाता है पार्टी से। ये तो करते नहीं है और ये बयानबाजी पे बयानबाजी चलती रहती है। मेरा आपसे आग्रह है, आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए। रोहित चहल जी से मैं 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा। रोहित चहल जी, मणिशंकर अय्यर जी को ऐसा लगता है कि देखिए दिग्विजय सिंह बोल गए और सलमान खुर्शीद बोल गए, राहुल गांधी बोल गए, मैं कैसे चुप रहूं। अब उन्होंने कह दिया कि बीजेपी जो आज सत्ता में बैठी है वो सिर्फ 80% भारतीयों की पार्टी बन के काम कर रही है। हिंदू धर्म को मानने वाले जो हिंदू हैं उनकी नहीं, जो हिंदू धर्म को मान रहे, दोनों में फर्क है। जो हिंदुस्तान में रहता है, यानी कि सिंधु नदी से लेकर सिंधु महासागर के बीच में जो रहता है, वो अगर हिंदू है वो परिभाषा अलग है। वो अनअलॉयड नेशनलिज्म की बात आती है कि हिंदू यानी हिंदुस्तान सर्वोपरि, देश सर्वोपरि। पर आप जिसकी बात करते हैं वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। आनंद जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे नरेंद्र मोदी सरकार हो, मोदी जी हैं जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे काम कर रहे हैं। लगातार हम सबको एकजुट और देश को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए उसमें मोदी जी लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की जो हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही, किस तरीके से देश को बांटा जाए, चाहे धर्म के आधार पे, चाहे जाति के आधार पे। और खास करके अगर आप देखें, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, लगातार कांग्रेस का जो मुस्लिम प्रेम है, जो तुष्टिकरण की राजनीति शुरू हो जाती है। आप देखते हैं राहुल गांधी का भी मैं सुन रहा था, तुष्टिकरण तो आप भी तो कर रहे हैं ना रोहित चहल जी। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, वरना जाओ पाकिस्तान। आनंद जी, भारत में रहने वाले व्यक्ति को वंदे मातरम बोलने से क्या दिक्कत होगी? भारत माता की जय बोलने से क्या दिक्कत होगी? भारत हमारा देश है, हमारी धरती है, कोई बोले उसमें दिक्कत किस चीज को? दिक्कत होती है जो भारत के विरोध में जो करते हैं, जो पर वो कहने का ढंग भी तो है ना। कहने रोहित, आप पर आरोप ये है, बीजेपी पर आरोप ये है कि कहने का ढंग, बोल वंदे मातरम, ये तो फिर कोई, मुझे थोड़ा सा आप समझ रहे रोहित जी, आप वंदे मातरम कहिए, मैं भी वंदे मातरम कहूंगा, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे बोल वंदे मातरम, तो फिर ये तो फिर टोन अलग हो गया ना। आनंद जी, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। जी। देखिए, आज हमने देखा जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो यहाँ पर बैठे लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो बम फोड़ते हैं, वही लोग हैं जिनको कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। महत्वपूर्ण विषय वो नहीं है। विषय यहाँ पर ये है कि जिन मणिशंकर अय्यर जी की आप बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में जाके मणिशंकर अय्यर जी कहते हैं कि हम भीख मांगते हैं, हमारी मदद करो, मोदी जी को हटाने में, हमारी मदद करो। ये मणिशंकर अय्यर भीख मांगते हैं। देखिए, बाबर तो चले गए, लेकिन उनकी कुछ नाजायज औलाद है, जिन्ना की कुछ नाजायज औलाद। पर मणिशंकर अय्यर जी कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं? वो कौन सा, वो थोड़ी कांग्रेस पार्टी है। अब एक कांग्रेस का नेता आज यहाँ बैठकर कह रहा है कि कुछ है विरोधी, जो कांग्रेस विरोधी है, जो बीजेपी के पलड़े में जाकर उनको एडवांटेज बॉल उनको दे देते हैं कि फुल टॉस मारे 6 पे 6। मैं इन्हीं का जवाब दे रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं आज की डेट में। राहुल गांधी जिस तरीके से हिंदू विरोधी बयान लगातार आप देख रहे हैं, जिस तरीके से दे रहे हैं, उसके बाद सलमान खुर्शीद आ जाते हैं, फिर मणिशंकर अय्यर आ जाते हैं, फिर शशि थरूर आ जाते हैं, फिर दिग्विजय सिंह आ जाते हैं, और तो और ये कोर्ट की बात कर रहे थे, कह रहे कि हम हिंदू विरोधी नहीं है। 2007 के अंदर इन्होंने राम जी के अस्तित्व पे, आज ये बाबर के जो नजायज, नहीं, पर ये तो लेकिन इसकी वजह से 2007 का खामियाजा, 2007 के बाद से जो खामियाजा है, उसका खामियाजा 2014, 2019 में होगा। कितनी बार आप पीछे पुरानी बातों को कहेंगे, आगे की बात कीजिए। अच्छा, मुझे इस पर थोड़ा सा एक अल्प विराम देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भोपाल पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें हैं, कलाकारों से मिलते हैं, उनकी चीज को, उनके काम को निहार कर उनका सम्मान किया जाता है। समय लिया, अभिवादन। जनजातीय समाज के कई सारे लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ पहुँचे हैं, जिन्होंने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जिसको देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल पहुँचे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी तस्वीरों में आपके साथ दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत भी करेंगे और 50
एकलव्य मॉडल स्कूलों की आधारशिला भी रखेंगे। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली का भी समय है। करीब 1:30 बजे कहा जा रहा है कि वो इस रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री भोपाल में तैयार वर्ल्ड क्लास कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। इस पर सियासत तो हो रही है, लेकिन जिस तरह से उस स्टेशन की काया पलट हुई है, उन तस्वीरों ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट की भी शुरुआत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में आज सुबह ट्वीट भी किया और इस वक्त जनजातीय समाज के कई सारे रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर उनसे बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस पर 50 एकलव्य मॉडल स्कूल की सौगात भी वो मध्य प्रदेश को भेंट करेंगे। रानी कमलापति स्टेशन का भी उद्घाटन होगा। राशन आपके ग्राम इस योजना पर की भी शुरुआत होगी। इस योजना की शुरुआत के साथ साथ 50 एकलव्य स्कूल मॉडल स्कूलों पर की आधारशिला भी रखेंगे। देखते हैं ग्राउंड से क्या हमें साउंड आ रहा है, क्या बातचीत हो रही है, और मनोज शर्मा से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनसे बातचीत करते हुए 103 वर्षीय हैं आदरणीय लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी। स्वतंत्रता आंदोलन में आपका बड़ा योगदान रहा। जब आप मंत्री रहे थे तो आपका कार्यकाल भी प्रशंसनीय माना जाता रहा है, और आज के आधुनिक दौर में भी आप तमाम आधुनिक वस्तुओं से परहेज रखा करते हैं। आपके पास ना फोन या मोबाइल की कोई जगह बनी है, और ना ही बड़ी गाड़ियों का आप शौक रखते हैं या उनसे दूरी रखते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने उनसे थोड़ी देर बातचीत की, उनके प्रति सम्मान जताया, और ये हम सभी के लिए बड़े गर्व के क्षण रहा करते हैं। और अब यहां से मुख्य मंच की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री लेकिन आज का दिन देश भर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जनजातीय गौरव दिवस एक ऐसा दिन, एक ऐसा प्रयास न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि शहर और प्रदेश में भी अनेक आयोजन आज से प्रारंभ हो रहे हैं। आज ही अलग अलग कार्यक्रमों में प्रदेश भर में बल्कि देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के साथ साथ जनजातीय प्रतिभाओं का सम्मान होगा, और अब बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अवसर समीप आता जाता है जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तो निगाहें और ज्यादा आतुर हो जाया करती हैं। और उत्सुक निगाहें अब उपस्थित आप करतल मुख्य मंच ध्वनि की के तरफ साथ और ज्यादा आइए मिलकर हम करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, इस देश के राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत अभिनंदन करें। तालियों की गूंज आपकी, उसमें कोई कमी ना हो। संख्या इतनी बड़ी है तो करतल ध्वनि के स्वर भी दूर तक गूंजने चाहिए। आप सबकी तरफ से अभिनंदन है, वंदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके कृपा, उनकी स्नेह, उनके सानिध्य के लिए। और इस समय इस वीर वसुंधरा पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय 25 वर्ष की आयु में जिस वीर क्रांतिकारी मुंडा युवा ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, देवियों सज्जनों, विदेशी शासन के अत्याचारों और शोषण से मुक्ति के लिए संग्राम करते हुए अपने प्राणों को आहुति दी, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा के चित्र के समक्ष वे नतमस्तक होकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें अपने भावों की अभिव्यक्ति, अपने सम्मान और श्रद्धा भाव उनके प्रति प्रकट कर रहे हैं। और साथ में माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार हम सब भी इस श्रद्धा और सम्मान में अपनी करतल ध्वनि के साथ शामिल होंगे। आप सभी उत्साह के साथ, एक बार जोश के साथ आइए
इस अभिनंदन को अपनी करतल ध्वनि से गुंजायमान करें, स्वागत करें परम आदरणीय, परम पूज्य, यशस्वी प्रधानमंत्री इस भारत देश के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। आपकी तालियों की आवाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस वीर वसुंधरा पर आकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। यहाँ आप सबका अभिनंदन और वंदन कर रहे हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, वंदन करें, नमन करें ऐसी विभूति का, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत देश के परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। दिव्य सज्जनों, वंदे मातरम। पुनः नमस्कार आप सभी को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मध्य प्रदेश में भोपाल की इस वीर वसुंधरा पर देश के जनजातीय समाज के गौरव के अपने संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से आज इस जनजातीय महासम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हम सबके लिए गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। आज अभिभूत भाव से ये विशाल जनजातीय समुदाय आपका अभिनंदन कर रहा है। आज इस अवसर पर मंच पर फिर से स्वागत है। सीधे चलते हैं भोपाल, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में शरीक होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत करेंगे और 50 एकलव्य मॉडल स्कूलों की आधारशिला भी रखेंगे। दोपहर 1 बजे के बाद उनकी उपस्थिति वहां भोपाल में होनी थी और सही समय पर वहां पहुंचे। जनजातीय समाज के कई सारे लोगों के स्टॉल्स का निरीक्षण करने के बाद अब वो मंच पर पहुंचे हैं, मंच पर विराजमान है। थोड़ी देर में वहां पहुंचे विशाल जन समुदाय को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में तैयार वर्ल्ड क्लास कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है और इस दौरान प्रधानमंत्री रेलवे से जुड़े कई सारे प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत करेंगे। जंबूरी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। हम सबको आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं मध्य प्रदेश की धरती पर हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज के इस भव्य आयोजन की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच में विराजमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी, उपस्थित केंद्र शासन और राज्य शासन के सभी सम्मानीय मंत्रीगण, सभी विराजित सम्मानीय सांसदगण, सभी सम्मानीय विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं पार्टी पदाधिकारीगण, 2 लाख से अधिक की संख्या में प्रदेश के कोने कोने से आज के इस महा आयोजन में पधारे मेरे प्रिय जनजाति भाई बहन, कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रबुद्ध नागरिक, मीडिया के साथीगण, अधिकारी कर्मचारीगण, देवी और सज्जनों, आप सभी का जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से मैं
हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मध्य प्रदेश एक इंद्रधनुष है जो यहाँ निवास करने वाली जनजातियों के अलग अलग रंगों से मिलकर बना है। मध्य प्रदेश एक गुलदस्ता है जो यहाँ की अलग अलग जनजातियों के फूलों से मिलकर बना है। मध्य प्रदेश एक माला है जो हमारे जनजाति भाई बहनों रूपी मोतियों से मिलकर बना है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विगत 17 वर्षों में जनजातियों के सर्वांगीण उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, वन अधिकार, वन प्रबंधन, सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास, पोषण, उद्यमिता, विकास, संवैधानिक संरक्षण, रोजगार, कला, संस्कृति सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। भविष्य के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण थोड़ी देर में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वापस लौटेंगे इन्हीं तस्वीरों पर और लौटेंगे भोपाल पर। इस वक्त दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को कई सारे निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो कल एक आपात बैठक बुलाए जिसमें केंद्र के अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी के अधिकारी भी शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैठक में प्रदूषण पर ठोस एक्शन प्लान बनाया जाए और कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए। अब केंद्र के इस प्लान पर बुधवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को भी पराली जलाने पर किसान से बात करने को कहा कि 2 हफ्तों तक पराली जलाने को रोक दें। एहतशाम जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। एहतशाम, लेकिन पराली पर अभी भी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। क्या कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी की और कहा है कि एक आपात बैठक बुलाई जाए? देखिए, पराली को लेकर एक विवाद सा नजर आ रहा है क्योंकि सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा था कि पराली से दिल्ली में सिर्फ 10% प्रदूषण होता है, जबकि हलफनामे में एक जगह लिखा है कि 4% प्रदूषण है। तो कहीं जो मीटिंग कल हुई है हाई लेवल मीटिंग, उसमें ये बताया गया है कि 35 से 40% जो प्रदूषण है वो पराली की वजह से दिल्ली में हो रहा है। तो एक कंफ्यूजन सा ये अब शुरू हो गया है जिसमें याचिकाकर्ता के जो वकील है इस मामले में विकास सिंह, उन्होंने इस सवाल को उठाया है और अगली सुनवाई में भी इस मामले पर बात होगी। तो फिलहाल जो प्राथमिकता है वो पराली नहीं है। कोर्ट के सामने जो बहस हुई उसमें ये बताया गया जो इंडस्ट्री से पोल्यूशन आ रहा है, जो ट्रांसपोर्ट से पोल्यूशन आ रहा है और जो कंस्ट्रक्शन से पोल्यूशन आ रहा है, ये 3 मुख्य कारण है और उस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पराली भी एक बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर एक कंफ्यूजन सा अब नजर आ रहा है जिसमें अगले सुनवाई में बहस हो सकती है। एहतशाम, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस और वकीलों को जो जिस भी पक्ष की बात कर रहे हैं उनको बस बाहर निकलकर सांस लेने की जरूरत है। फेफड़ों में अगर कुछ जल रहा है तो फिर पता है कि ये पराली ही है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा, पंजाब की सरकारों को, उत्तर प्रदेश की सरकारों को बस ये कहा है कि किसानों से बात करें, पर पराली पर सख्ती। सहयोगी साथीगण, माननीय सांसदगण और यहां उपस्थित जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, दूर दूर केवल जन सैलाब दिखाई दे रहा है। राजधानी आज और मध्य प्रदेश जनजातीय रंग में रंग गया है। ऐसे मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। मैं आज भगवान बिरसा को प्रणाम करते हुए, क्योंकि उन्होंने हमारे आदिवासी जनजाति समाज को अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया था और अपने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था। बिरसा भगवान को प्रणाम। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। बिरसा भगवान के इस योगदान को प्रणाम करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का पूरे हिंदुस्तान में फैसला किया।
जमाना था जब एक पार्टी राज करती थी, उसने एक खानदान के अलावा आजादी की लड़ाई का योगदान श्रेय और किसी को नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, भगवान बिरसा का सम्मान संपूर्ण जनजातीय समाज का सम्मान है। भारत माता पे यह कर्ज था, ऐसे सच्चे सपूतों का, जनजातीय योद्धाओं का। सचमुच में आपने भारत माता का के ऊपर जो कर्ज था वो कर्ज उतारा है जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा करके। और इस फैसले के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। भगवान राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, टंट्या मामा, भीमा नायक, खज्जा नायक, राजा विभूत सिंह, बादल भोई, एक नहीं कितने जनजाति योद्धा थे जिन्होंने सब कुछ न्योछावर किया था देश की आजादी के लिए। ये उनका सम्मान है। लेकिन आज मैं हृदय से और केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं। इसलिए कि ये राजधानी भोपाल ये केवल नवाबों का इतिहास नहीं था, यहाँ कभी गोंडवाना का राज हुआ करता था। भोपाल से लेके गिन्नौरगढ़, गढ़ा मंडला, संग्रामपुर, ये 52 गढ़ थे और उनमें से एक गढ़ की रानी थी, रानी कमलापति। छल से, कपट से आया था अफगानिस्तान से दोस्त मोहम्मद खां। पहले इस्लाम नगर को लूटा, बाद में भोपाल पे कब्जा करने के बाद गिन्नौरगढ़ पर भी उसकी गिद्ध दृष्टि गई और रानी पर भी उसकी बुरी नजर थी। रानी के बेटा नवल शाह वीरता पूर्वक लड़े लेकिन लाल घाटी पर शहीद हो गए। और जब रानी को यह समाचार मिला और उनको यह लगा कि वो अपने राज्य का संरक्षण नहीं कर पाएंगी और अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगी, तो रानी ने छोटे तालाब में जल जोहर किया, जल समाधि ले ली। रानी की गाथाएं भोपाल के जनजीवन में हर कोई गाता था। बचपन में हम कहते थे, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, रानी तो कमलापति और सब रनैया। लेकिन रानी भुला दी गई। इतिहास में उचित स्थान ना अंग्रेजों ने दिया ना कांग्रेस ने दिया। लेकिन धन्य है नरेंद्र मोदी जी, आपने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख के खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, ढोल नगाड़े बजाइए, आनंद का प्रकटीकरण कीजिए, चारों तरफ से गूंज हो जाए। प्रधानमंत्री जी, आपने रानी का सम्मान बढ़ाया है, आपने जनजाति का सम्मान बढ़ाया है, आपने आदिवासी समाज का सम्मान बढ़ाया है, आपने भोपाल और मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। मैं प्रणाम करता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको प्रणाम करता हूं। मुझे भी स्वागत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का। वैक्सीन के रूप में पहले दुनिया वैक्सीन बनाती थी, भारत नहीं बना पाता था। वैक्सीन बनी भी और वैक्सीन 107 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी। ये वैक्सीन का डोज नहीं, प्रधानमंत्री जी आपने जिंदगी का डोज हमारी जनता को दिया है, फ्री में दिया है। और जब दोनों हाथ ऊपर उठा के फिर ताली बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी, हम इसलिए भी आपका स्वागत करना चाहते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें ऐतिहासिक रूप से घटी है और ये किसान छोटे छोटे मेरे आदिवासी भाई बहन ये इसलिए भी अभिनंदन करना चाहते हैं कि 1200 की डीएपी की बोरी 2400 हो गई। कंपनियों ने कीमत बढ़ाई लेकिन घटा के आपने केवल 1200 में दी है। मैं कितना स्वागत करूं, समय की सीमा है। रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम आपने गरीबों का किया है, जनजातीय समाज का किया है। इसलिए एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता और इस जनजातीय समाज की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। 700 किलोमीटर से चले आ रहे हैं, कई तो परसों चले और कई जिलों से कल चले।
अलग अलग जगह ठहरे। बहनों और भाइयों, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ठहरने में? सब आनंद के साथ आए। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्यों जनजातीय सम्मेलन कर रहे हैं? पैसे की फिजूल खर्ची है, फिजूल खर्ची। दो पूर्व मुख्यमंत्री हम पे हमला कर रहे हैं। कोर्ट में जा रहे हैं कुछ लोग जो कहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी विरोधी है, जनजाति विरोधी है। अब उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो आईफा जैसे आयोजन करके हीरो हीरोइन पे करोड़ों रुपया खर्चा कर दे, वो फिजूल खर्ची नहीं थी। और हम जनजाति भाई बहनों को बुला के जनजाति गौरव दिवस मनाए, तो ये फिजूल खर्ची है? बताओ, ये फिजूल खर्ची है क्या? ये सम्मेलन होना चाहिए था कि नहीं? आप सबका मैं इसमें स्वागत करता हूं। और ये केवल सम्मेलन नहीं है मेरे जनजाति बहनों और भाइयों, ये गरीब की और आदिवासी की जिंदगी बदलने का अभियान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है। हमें कहते हैं आदिवासी विरोधी। आज मैं कह सकता हूं इस मंच से, अगर गरीबों और जनजाति समाज का सबसे बड़ा हितैषी और मसीहा हिंदुस्तान में कोई है तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। एक नहीं कितनी योजनाएं, अगर गिनाऊंगा तो रात हो जाएगी। लेकिन आज जिन योजनाओं को प्रारंभ करने आए, राशन आपके गांव, दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी है। मुझे एक बूढ़ी मां ने कहा राशन के बारे में, अरे दोनों कोरोना के दोनों लहर में अकेले मध्य प्रदेश को 9,857 करोड़ रुपए का मुफ्त में अनाज दिया मोदी जी ने। सबको राशन, फ्री राशन। धन्यवाद मोदी जी, एक बार फिर स्वागत कीजिए। और बाकी नाम मात्र के पैसों में दे रहे। लेकिन एक अम्मा मुझे मिली और उसने मुझे कहा कि हम टोलों मजरों फालियों में रहते हैं, अनाज लेने दूर जाना पड़ता है 4-4 किलोमीटर। कई बार दुकान बंद रही तो मिल नहीं पाता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि राशन हमारे घर पे, हमारे गांव में मिल जाए? और तभी राशन आपके गांव योजना बनी। प्रधानमंत्री जो राशन देते हैं वो अब गाड़ियों से टोलों मजरों फालियों में गांव गांव में भेजा जाएगा और हर गांव में राशन गरीबों को, जनजाति भाई बहनों को दिया जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? एक बार जोर से बताओ, ठीक है कि नहीं? ये गाड़ी भी सरकारी नहीं होगी, ये गाड़ी आदिवासी नौजवान की होगी। बैंक उसे फाइनेंस करेंगे, लेकिन बैंक गारंटी मांगते हैं। आदिवासी बेटे ने कहा कि मेरे पास तो गारंटी है ही नहीं, तो बताओ गारंटी कौन देगा? गारंटी सरकार देगी, गारंटी भी देगी, मार्जिन मनी भी जमा करवाएगी। राशन अब आपके द्वार आएगा। और केवल इतना ही नहीं, कुछ लोगों के पास पात्रता पर्ची नहीं थी, 37 लाख लोगों को पात्रता पर्ची बना के भी दिए। मोदी जी के राज में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, उनकी जिंदगी बदलने का अभियान है। कुछ गरीब भाई है, मोदी जी आवास दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के, लेकिन कुछ गरीब जनजाति भाई बहनों ने बताया कि हमारे पास तो एक ही छोटा सा झोपड़ा है, उसी में पिता, 4 बेटे, उनकी बहू में रहते, रहने की जगह नहीं है। तो हमने एक योजना और बना दी, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, जिसमें जिन गरीबों के पास रहने को जमीन नहीं है, घर में बहुत कम जगह और 4-4, 6-6 परिवार हो गए, अब ऐसे हर एक परिवार को, पति पत्नी और उसके बच्चों को निःशुल्क प्लाट देके रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। कोई आदिवासी जनजाति भाई बहन रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी आवास दिलवा रहे हैं। इलाज का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, आयुष्मान भारत योजना, मोदी केयर। मुझे कहते खुशी है कि मध्य प्रदेश की धरती पे 2.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन गए। मेरे आदिवासी भाई और बहनों, भगवान ना करे बीमार होना पड़े, लेकिन बीमार अगर हो गए तो ये मोदी जी 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री करवाएंगे। सिकल सेल एनीमिया बड़ी बीमारी,
मैंने प्रधानमंत्री जी से चर्चा की, उनने मुझे कहा मंगू भाई से भी मिलो, उनने बहुत काम किया है। तो आज से हम सिकल सेल एनीमिया बीमारी के उन्मूलन से अब के लिए अभियान प्रारंभ कर रहे हैं ताकि उस रोग की तकलीफों से बचाया जा सके। शिक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एकलव्य विद्यालय खोल रहे हैं, 50 का आज ही शिलान्यास और लोकार्पण है। गांव-गांव आश्रमशालाएं, छात्रावास कांग्रेस ने नहीं दिए थे। कभी दिए थे क्या कांग्रेस ने, बताओ? अरे दिए थे क्या? हम पे आरोप लगाते हैं सड़कें तुमने बनाई नहीं, बिजली भी लेके आए तो सौभाग्य योजना में नरेंद्र मोदी जी ने फालिया फालिया बिजली पहुंचाने का चमत्कार किया है। केवल वो लोग आरोप लगाते हैं। अब शिक्षा के लिए काम हो रहा है और ऐसा मैं कहना चाहता हूं गर्व के साथ जेई मेंस और नीट की परीक्षा में जो कोचिंग बच्चों को दिए, आज सैकड़ों की संख्या में हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। और कई गरीब बच्चे जिन्हें का हम फीस नहीं भरवा सकते, तो हम कहा तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हमारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। हमने तय किया है यूपीएससी पीएससी की परीक्षा में भी जनजाति बेटा बेटियों को कोचिंग देने का काम किया जाएगा। पुलिस और आर्मी में भर्ती के लिए भी इन बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा। और रोजगार के लिए सरकारी भर्ती में जितने बैकलॉग के पद हैं सब भरने का अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। आज ही कुछ को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, स्ट्रीट वेंडर योजना और एक योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी क्रांति योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आप अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकेंगे और छोटा मोटा उद्योग भी डाल सकेंगे। एक बात और मेरे जनजाति भाइयों बहनों, पैसा एक्ट बहुत गाली देती थी कांग्रेस, क्या किया तुमने तुम्हारे राज में? अब पैसा कानून चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। बिना सामाजिक समरसता तोड़े सबको न्याय, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ ग्राम सभाएं सशक्त बनाई जाएगी। और वनोपज तेंदुपत्ता बेचना है अगर, तो पायलट के रूप में अब वन समितियां बेचेंगी। ग्राम सभा और सशक्त होंगी, कई तरह के अधिकारों से लैस कर रहे हैं। और जितने छोटे मोटे मामले थे आदिवासी बहनों और भाइयों पे, वो सब वापस लेने का हमने फैसला किया है। मध्य प्रदेश में आबकारी नीति ऐसी बनाई जाएगी जो आपकी परंपराओं का पालन करने में सहयोगी हो। और कई के ऊपर जो बड़ा बड़ा कर्जा था, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो नियमानुसार लाइसेंस लेके निर्धारित दर पे ब्याज पे पैसा देते हैं, लेकिन कई शोषण कर रहे थे, लूट रहे थे। और इसलिए हमने कानून बना दिया, जिनने जबरदस्ती जमीन गिरवी रख के जनजाति भाई बहनों का शोषण किया, उनका लिया हुआ कर्जा माफ, उनका सामान वापस करवाया जाएगा, उनका सम्मान भी लौटाया जाएगा। हर गांव में 4 ग्रामीण कारीगर आदिवासी बेटा बेटियों में से ही ट्रेंड करके उनको वहां रोजगार दिया जाएगा। और गांव गांव में पीने का पानी, सिंचाई का पानी भी झाबुआ में, अलीराजपुर में, बड़वानी में, धार में, बताओ कांग्रेस ने कभी पानी दिया था क्या? अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मेरी जनजाति बहनों, अब ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन बनाया है। अब तुम्हारे घर में हैंडपंप का पानी नहीं, पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंडर गगरा भर जाएगा। जनता की जिंदगी बदलने का यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है। और हमारी कोशिश है कि उनकी हर योजना को आदर्श तरीके से हम जमीन पर लागू करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, समय की सीमाएं जनजातियों के कल्याण में, उनके उत्थान में, उनके आर्थिक सशक्तिकरण में, शैक्षणिक सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री जी तो जी जान से जुटे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बोलिए, आप सबको विश्वास है? एक बार जोर से हो जाए, सबको विश्वास है? तो एक ही अपील करना चाहता हूं कि बिना जन भागीदारी किए होगा नहीं, इसलिए हम सब मिलके करेंगे।
प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनके द्वारा चलाई गई योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और आपका सहयोग मिलके चलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए आप सबका साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? तो एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए, भारत माता की, बिरसा भगवान की, हर हर नर्मदे। और बिना किसी विलंब के जिनको सुनने ये जन सैलाब उमड़ा है, चारों तरफ नरमुंडी नरमुंड दिखाई दे रहे हैं, ऐसे हमारे हृदय के हार, भारत के मुकुटमणि श्रीमान मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आए और आप सबको संबोधित करें और एक बार फिर जोरदार तालियां, ढोल, नगाड़े बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से आज जो योजनाओं का शुभारंभ जिसका मुख्यमंत्री महोदय ने उल्लेख भी किया, सबसे पहले राशन आपके ग्राम योजना लेकर जो सरकार आई है, इस योजना के बारे में विस्तार से, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से और सभी गणमान्य विभूतियों से अपना स्थान ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो फिल्म जिसके माध्यम से इस योजना को थोड़ा विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय उसका शुभारंभ करेंगे। राशन आपके ग्राम योजना पर आधारित ये लघु फिल्म। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करता है तो रास्ते भी निकलते हैं, समस्या का समाधान भी होता है। प्रधानमंत्री जी के इसी मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में राशन वितरण की समस्या का समाधान कर रही है। जनजातीय कल्याण की इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रारंभ करने जा रही है राशन आपके ग्राम योजना। प्रदेश के ऐसे जनजातीय क्षेत्र जहां शासकीय सहकारी उचित मूल्य की दुकान ग्राम में नहीं है, वहां ग्रामीणों को राशन के लिए पंचायत मुख्यालय पर जाना पड़ता है, जिससे अतिरिक्त शारीरिक श्रम तो लगता ही है। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज वायु प्रदूषण को लेकर काफी सख्त टिप्पणियां की हैं। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को आपात बैठक बुलाने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब सरकार को भी कहा गया है कि 7 दिन तक किसानों को पराली जलाने को नहीं कहा जाए। 2 हफ्ते पराली का जलना रुकना चाहिए। पंजाब और हरियाणा में, गुरुग्राम में निर्माण कार्य बंद हो। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आ रहा है। अगली सुनवाई वायु प्रदूषण को लेकर बुधवार को होनी है। आज केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को कहा है कि प्रदूषण को लेकर आप आपात बैठक बुलाएं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण को लेकर परिस्थितियां सुधर नहीं रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये काफी सख्ती दिखाते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को कई निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो कल एक आपात बैठक बुलाए, जिसमें केंद्र के अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी के अधिकारी भी शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैठक में प्रदूषण पर ठोस एक्शन प्लान बनाया जाए और कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए। अब केंद्र के इस प्लान पर बुधवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को भी पराली जलाने पर किसानों से बात करने को कहा है कि वो 2 हफ्तों तक पराली जलाने को रोक दें। तो यहां पर प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्शन में नजर आया है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा कहा कि तमाम सरकारें मिलकर वायु प्रदूषण से निजात कैसे मिले, इसको लेकर प्लान बनाए। तमाम अधिकारी आए और एक इमरजेंसी बैठक करें, क्योंकि AQI लेवल जो है वो देश की राजधानी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, यहां पर जो है वो 400, 450, नोएडा में 550 के पार पहुंच गया है। परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। मेरे सहयोगी एहतेशाम हमारे साथ बने हुए हैं। एहतेशाम, आज काफी सख्त रुख एक बार फिर
प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपनाया है और कहा है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, सब मिलकर कैसे इस प्रदूषण से निजात मिलनी है उसको लेकर एक प्लान बनाए। बिल्कुल, आज जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक प्रायोरिटी सेट कर दी है कि ये 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा कंस्ट्रक्शन का है, दूसरा इंडस्ट्री का है और चौथा ट्रांसपोर्ट यानी वाहनों से जो प्रदूषण होता है। इन तीनों पर फोकस करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार और जो दिल्ली या आसपास की सरकारें हैं, यूपी, हरियाणा और पंजाब, इन सबको एक एक्शन प्लान बनाना है और कल तक ये मीटिंग हो जानी चाहिए। उसका हलफनामा दाखिल करना चाहिए बुलेट पॉइंट्स में कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं और इस तरह से हम इतने दिनों में प्रदूषण पर काबू पा सकते हैं। साथ ही साथ पराली पर भी कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। तो ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट में हुई, लेकिन कोर्ट बहुत हद तक खुश नहीं था जिस तरह की कार्रवाई अब तक हुई है दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार से, इसलिए उन्हें एक दिन का और समय दिया गया है और अब बुधवार को इस बात पर सुनवाई होगी कि जो सरकार जी। और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत, देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है। अनिल देशमुख वसूली कांड मामले में लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश यहां पर अदालत की तरफ से सामने आ गया है। वसूली कांड को लेकर अनिल देशमुख लगातार सुर्खियों में रहे हैं, लगातार उनसे पूछताछ का सिलसिला चल रहा था। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में उनको रखा गया है। अब पीएमएलए कोर्ट ने अपना फैसला यहां पर सुना दिया है। अनिल देशमुख जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे, 14 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे अनिल देशमुख। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर उन पर बड़े आरोप लगे हैं कि मैं ऐसी वीर भूमि पर आया हूं जहां के वीर सपूतों ने, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध था, चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध था, चाहे वो 1962 की लड़ाई थी, चाहे वो पेशावर की लड़ाई थी, फिर चाहे वो 1971 की लड़ाई थी, 1965 की लड़ाई थी या कारगिल युद्ध था, सभी लड़ाइयों में, सभी संग्राम में सवार गांव के वीर जवानों ने अपने आप को समर्पित किया और लड़ाई लड़ी। इसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई भी देता हूं और उन शहीदों के प्रति मैं नमन होता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी को दांव में लगाकर इस देश की रक्षा की और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया। मैं यहाँ के कण कण में, यहाँ के क्षण क्षण में देशभक्ति समाहित है। ऐसी धरती को मैं और मेरे साथी नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। मैं यह भी मानता हूं कि ये रण बांकुरे की जहां भूमि है, यह धरती क्रांति की धरती है, शांति की धरती है, धर्म की धरती है और इस धरती ने कुल मिलाकर के उत्तराखंड का ही नहीं, देश का ही नहीं, दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। जहां मैं उत्तराखंड को याद करता हूं तो मैं इस बात को भी याद करता हूं कि महान विभूतियों ने यहां देश को दृष्टि दी है और दिशा दी है। और ये पवित्र भूमि, ये धर्म की भूमि, अभी 5 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी का वहां पर जो स्मारक है उसको जनता को समर्पित किया, वह भी हम सबके ध्यान में है। और आदि शंकराचार्य ने यहां पर रह करके दुनिया को संदेश दिया, देश को संदेश दिया, जिस पर आज करोड़ों करोड़ों लोग उस मार्ग पर चलने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। मैं जहां इस वीर भूमि को प्रणाम करता हूं, वहीं यहां जो विकास की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है उसके प्रति भी अपना समर्पण जाहिर करता हूं।